अच्छा, नंबर 5 पे जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, देखें पहले तो ये देखें कि केमिस्ट्री की ब्रांच होगी, लास्ट में केमिस्ट्री लिखा हुआ है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, लेकिन इसमें हम पढ़ते क्या हैं, ठीक है। वो क्या पढ़ते हैं इसमें, ये समझने के लिए आप ये वाला लफ्ज़ देखें, इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रियल लफ्ज़ इंडस्ट्री से लिया गया है। केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लस में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, कंपाउंड्स के बारे में, और जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन नहीं पता तो हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है केमिकल रिएक्शन। सो हम इन चीज़ों के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन हर जगह हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके अंदर खाना बन रहा है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे जिस्म में एनर्जी बन रही है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। सो केमिकल रिएक्शन हर जगह हो रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन तो हर जगह हो रहे हैं ना, इंसान की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, बॉडी के बाहर हो रहे हैं, हर जगह पे हो रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम कौन से केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, ये नाम देखें, इंडस्ट्री। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो इंडस्ट्री के अंदर हों, फैक्ट्रीज़ के अंदर हों, ठीक है, उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं साबुन का। अब साबुन जो है वो ऐसे नहीं बनता, वो मुख्तलिफ प्रोसेस से, केमिकल रिएक्शन से बनता है साबुन। सो साबुन किस चीज़ से बनता है, केमिकल रिएक्शन से। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहा है, फैक्ट्रीज़ में हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। साबुन को फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। तो जिस रिएक्शन से साबुन बन रहा है उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी ऐसे नहीं बनता, ठीक है, सीमेंट भी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बनता है। अब ये सीमेंट बनने का जो केमिकल रिएक्शन है ये कहाँ होता है, ये फैक्ट्रीज़ में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। सो सीमेंट जो जिस तरीके से बनता है, जिस रिएक्शन से बनता है, उसकी स्टडी को भी हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके अलावा जो गिलास होते हैं, ठीक है, शीशे के गिलास, वो भी रिएक्शन से बनते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन से, उनकी स्टडी को भी हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, ठीक है। अच्छा, इतना आप याद रख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन सारे केमिकल रिएक्शन नहीं, सिर्फ वो केमिकल रिएक्शन जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, ठीक है। कौन से केमिकल रिएक्शन जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, मिसाल ऐसा रिएक्शन जिससे सीमेंट बनता है, ठीक है, या ऐसा रिएक्शन जिससे गिलास, शीशा बनता है, या ऐसा रिएक्शन जिससे फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र, जैसे सिंधी में भाण कहते हैं, ठीक है, फसलन के जो को भाण लेना होगा, फर्टिलाइज़र्स भी कैसे बनते हैं, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। सो जिस रिएक्शन से फर्टिलाइज़र बनता है उस केमिकल रिएक्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उसके अलावा जो दवाइयाँ हो गई, मेडिसिन्स भी ऐसे बनती हैं। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आई होप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा और ये वाला भी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं। लेकिन कौन से कंपाउंड्स, वो कंपाउंड जो जानदारों के अंदर मौजूद हैं, जो ज़िंदा चीज़ों के अंदर मौजूद हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, ये कंपाउंड्स। उसके बाद है छठे नंबर पे जो ब्रांच है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब इसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में केमिस्ट्री लगा हुआ है, तो ये किसकी ब्रांच होगी, केमिस्ट्री की ब्रांच होगी। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है। अब इसमें पढ़ते क्या हैं, ठीक है, ब्रांच तो है, केमिस्ट्री की ब्रांच है, लेकिन हर ब्रांच में किसी न किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वो ये पहला लफ्ज़ बताएगा, न्यूक्लियर। देखिए, जहाँ भी न्यूक्लियर लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ बात चल रही होती है न्यूक्लियस की।
जहाँ पे भी न्यूक्लियर लफ्ज़ आ जाए वहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? न्यूक्लियस की बात हो रही है। अब न्यूक्लियस तो दो हैं, ठीक है। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेंटर, बीच वाली चीज़। जैसे ये एक चीज़ है जिसका ये सेंटर है ना, बीच बीच है बिल्कुल, और इसका जो सेंटर है वो ये है। अब इसके सेंटर को, इसके जो बीच वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और इसका जो बीच वाला हिस्सा है इसे भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब ही होता है बीच वाला हिस्सा, सेंटर पार्ट। अच्छा, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है ये सेल का न्यूक्लियस है। यानी दो चीज़ें ऐसी हैं, एक एटम और एक सेल। साइंस की बात कर रहा हूँ, साइंस में दो चीज़ें ऐसी हैं, एक एटम है, एक सेल है, जिसका जो सेंटर है उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एटम के सेंटर को भी न्यूक्लियस और सेल के सेंटर को भी क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। सो इतना तो क्लियर है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसका न्यूक्लियस पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में? क्या वो एटम का न्यूक्लियस होगा, क्या वो सेल का न्यूक्लियस होगा? देखें, सेल होता है ज़िंदा चीज़ों के पास, एटम होता है हर चीज़ के पास, भले वो ज़िंदा हो भले वो मुर्दा हो, ठीक है। ये चीज़ पेन मार्कर, ये बेजान चीज़ है, इसमें जान नहीं है, ज़िंदा नहीं है, इसमें एटम मौजूद है, और मैं ज़िंदा हूँ, मुझ में भी एटम मौजूद है। सो एटम हर चीज़ में है। सेल जो होता है वो सिर्फ ज़िंदा चीज़ों के पास होता है, और ज़िंदा चीज़ों की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। ज़िंदा चीज़ों की स्टडी को कहा जाता है बायोलॉजी। अब सेल ज़िंदा चीज़ों के पास होता है, तो सेल को हम किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे? तो लाजमी बात है कि जो सेल का न्यूक्लियस है इसको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल ज़िंदा चीज़ों के पास होता है। सो ये जो न्यूक्लियस जिसकी बात कर रहे हैं वो सेल का न्यूक्लियस नहीं है। सेल के न्यूक्लियस की स्टडी हम करते हैं वो बायोलॉजी में करते हैं। एटम के न्यूक्लियस की स्टडी हम कहाँ पे करते हैं? एक तो फिज़िक्स में और दूसरा केमिस्ट्री में। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। एटम के न्यूक्लियस के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं? एटम के न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम का जो न्यूक्लियस है यहाँ पर रिएक्शंस होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। प्लस में एटम का जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोसेस भी होते हैं कुछ, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस। वो भी हम कहाँ पढ़ते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर रिएक्शन भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस भी पढ़ते हैं। अगर न्यूक्लियर प्रोसेस की बात करें तो न्यूक्लियर प्रोसेस एक है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो हैं वो दो हैं। एक है फिजन और दूसरा है फ्यूजन। देखिए, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ये जो एटम का न्यूक्लियस है, एटम का जो बीच वाला हिस्सा, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ते हैं, और इसके अंदर जो न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं वो पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन एटम के अंदर कितने किस्मों के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, दूसरे को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन का मतलब क्या है? फिजन का मतलब है टूटना। क्या हो जाना? टूटना। अच्छा, कौन टूटता है इसमें? इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है, छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, यानी बड़े न्यूक्लियस से छोटे न्यूक्लियस बनते हैं। फ्यूजन इसका उल्टा है। जो फ्यूजन है वो फिजन का उल्टा है। फिजन में बड़े न्यूक्लियस से छोटे न्यूक्लियस बन रहे हैं, फ्यूजन में छोटे न्यूक्लियस से बड़े न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। तो फिजन में बड़े से छोटे और फ्यूजन में छोटे से बड़े न्यूक्लियस बनते हैं। फिजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना, अलग होना, ठीक है। और फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज़ होना, मिल जाना। सो फ्यूजन में फ्यूज़ होते हैं। कौन फ्यूज़ होते हैं? न्यूक्लियस।
फ्यूज़ होकर मिल के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। फिजन में स्प्लिट होते हैं, अलग होते हैं। कौन अलग होता है? न्यूक्लियस। बड़े न्यूक्लियस से छोटे न्यूक्लियस बनते हैं। सो ये दो प्रोसेस रिएक्शंस हैं न्यूक्लियस के अंदर जो बड़े मशहूर हैं। एक है न्यूक्लियर फिजन, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन। इन्हें हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्शन हैं। अब न्यूक्लियर प्रोसेस भी बहुत सारे हैं। एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जो बड़ा ही मशहूर है, इसके बारे में केमिस्ट्री में आप आगे पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। इसके बारे में फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कौन सा है? रेडियो एक्टिविटी। कौन सी चीज़ हो गई? रेडियो एक्टिविटी। कुछ ऐसे एटम होते हैं, जैसे ये एटम है, ये अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल। अब अनस्टेबल क्यों होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे एटम होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते। सो ये स्टेबल होने के लिए अंदर से रेडिएशंस, ठीक है, जिसे हम शुआ कहते हैं, रेज कहते हैं, वो अपने अंदर से निकालते हैं। इस अमल को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। सो रेडियो एक्टिविटी और कुछ नहीं, प्रोसेस है, ठीक है। और ये प्रोसेस न्यूक्लियस के, एटम का जो ये न्यूक्लियस है, ये जो एटम का जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें हो रहे हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को न्यूक्लियर प्रोसेस कहते हैं। सो न्यूक्लियर प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं? रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में जो अनस्टेबल एटम है, ऐसा एटम जो स्टेबल नहीं है, उसके न्यूक्लियस में से रेडिएशंस निकलते हैं ताकि वो एटम स्टेबल हो जाए। सो ये जो रेडिएशंस निकलते हैं, इस अमल को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेडियो एक्टिविटी। लास्ट में आते हैं, क्या इस रेडियो एक्टिविटी के फ्यूजन के फ़ायदे हैं? हाँ, इनके फ़ायदे हैं और प्लस में इनके नुकसान भी हैं। नुकसान तो एक सबसे बड़ा ये है कि जो एटम बम जो है ना, एटम बम और हाइड्रोजन बम, जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। सो जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है, उस एटम बम में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, इतनी गर्मी कहाँ से आती है? असल में उस एटम बम में और उस हाइड्रोजन बम में ये रिएक्शन हो रहे होते हैं, फिजन और फ्यूजन, और इससे इतनी एनर्जी निकलती है कि पूरा शहर तबाह हो जाता है, ठीक है। दुनिया में अब तक 2 एटम बम गिराए गए हैं जापान के 2 शहरों पे। एक है नागासाकी और एक है हिरोशिमा, ठीक है। ये आप जनरल नॉलेज में पढ़ेंगे, यहाँ पर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सूरज पे ये वाला रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन। सूरज से हमें इतनी एनर्जी मिलती है, अरबों सालों से मिल रही है हमें एनर्जी, लाखों सालों से नहीं, करोड़ों सालों से नहीं, अरबों सालों से हमें सूरज से रोशनी मिल रही है, गर्मी मिल रही है। इतनी एनर्जी सूरज के पास कहाँ से आ रही है? सूरज ने जनरेटर लगवा के रखा है क्या? नहीं, सूरज पे प्रोसेस हो रहा है, कौन सा? फ्यूजन। वहाँ से इतनी सारी एनर्जी हमें मिल रही है। सो इन रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उसे अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बुरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे कामों में से इनमें से बिजली बनाई जाती है, बुरे काम इनमें से हथियार बनाए जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी का क्या फ़ायदा है? ऐसा एटम जो अनस्टेबल हो, उस एटम के न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलते हैं, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ऐसे एटम को रेडियो एक्टिव एटम या एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। ऐसा एटम जिसमें से रेडियो एक्टिविटी हो रही हो, उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। जैसे इसमें से रेडियो एक्टिविटी हो रही है, रेडिएशंस निकल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। अब ये जो रेडिएशंस हैं, क्या इनके फ़ायदे हैं? हाँ, कैंसर का जो इलाज है, ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट वो इन रेडिएशंस से किया जाता है। कैंसर के सेल्स को, क्योंकि ये रेडिएशंस ख़तरनाक होते हैं, ठीक है। सो जब ये कैंसर वाले सेल्स पे लगते हैं तो वो सेल्स खुद ब खुद तबाह हो जाते हैं। सो कैंसर का इलाज भी किया जाता है इससे। उसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन, खाने को ख़राब होने से बचाया जाता है। फूड प्रिजर्वेशन, खाने को ख़राब होने से कैसे बचाया जाता है? रेडिएशंस के ज़रिए। देखिए, खाने को ख़राब कौन करता है? जरासीम। ये जो खाने में बदबू हो जाती है, वो गल जाता है, कौन करता है? जरासीम।
इन रेडिएशन से उन जरासीम को मारा जाता है। जरासीम मर जाएंगे तो खाने को कोई ख़राब नहीं करेगा, खाना ख़राब नहीं होगा तो वो महफूज रहेगा। सो फूड प्रिजर्वेशन भी की जाती है रेडियो एक्टिविटी से, या मैं यूँ कहूँ कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान जो रेडिएशन निकलते हैं उनसे। उसके अलावा पावर जनरेशन यानी बिजली बनाना, ठीक है। बिजली बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। बिजली बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। कोयले से बिजली बनती है, हवा से बनती है, रोशनी से बनती है। इस तरीके से जो न्यूक्लियस से, ठीक है, ये जो एनर्जी निकल रही है इससे भी बिजली बनती है। सो इन रेडियो एक्टिविटी के इनके 3 फ़ायदे लिखे हैं: कैंसर ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेशन और बिजली पैदा करना, पावर जनरेशन।